डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, जीएम फसल पर विश्व के अन्य देशों के साथ साथ भारत में भी लंबे समय से बहस छिड़ी हुई है। पिछली स्प्रिंग सरकार में जीएम फसलों को लेकर हमेशा दुविधा बनी रही थी। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक बार कहा भी था, जीएम फसलों के विरुद्ध अवैज्ञानिक पूर्वाग्रहों से ग्रसित होना ठीक नहीं। जैव प्रौद्योगिकी में फसलों की पैदावार बढ़ाने की पर्याप्त संभावना है और हमारी सरकार कृषि विकास हेतु इन नई तकनीकों को प्रोत्साहन देने के प्रति वचनबद्ध है। बावजूद इसके तत्कालीन पर्यावरण मंत्री श्री जयराम रमेश ने फरवरी 2010 में बीटी बैंगन पर शोध को अनुमति नहीं दी। तत्पश्चात पर्यावरण मंत्रालय संभालने वाले श्री जयंती नटराजन ने भी जीएम फसलों के खेतों में परीक्षण पर रोक लगा दी थी। वर्ष 2014 में केंद्र में भाजपा सरकार के आने के बाद पर्यावरण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने पहले तो 15 जीएम फसलों के फील्ड ट्रायल की अनुमति दे दी थी, मगर व्यापक विरोध के बाद इस फैसले को रोक दिया। उल्लेखनीय है कि इस मंत्रालय के अधीन आने वाली जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी ने अनेक जीएम फसलों के फील्ड ट्रायल संबद्ध 60 प्रस्तावों को इसी वर्ष स्वीकृति प्रदान की थी। वर्तमान समय में पर्यावरण मंत्रालय ने यह कहकर कि मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, इस फैसले को टाल दिया है। जीएम अर्थात जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल आनुवंशिकीय रूपांतरण के द्वारा उत्पन्न की जाने वाली फसल है। दूसरे शब्दों में कहें तो जीएम फसलों के उत्पादन में दूसरी प्रजाति के जीन को आरोपित किया जाता है। उदाहरणार्थ, बीटी कॉटन नामक कपास की नई प्रजाति की उत्पत्ति कपास के पौधे में विषैले कीड़े के जीन को जोड़कर की गई है। इस प्रकार जीन रूपांतरित बीटी कॉटन की पत्तियां, फल, जड़, तने सब विषैले हो जाते हैं और इसकी पत्तियां आदि खाने पर बालवर्म नामक कीड़े की मौत हो जाती है। इस प्रकार बीटी कॉटन के पौधे बालवर्म से अपनी रक्षा करने में सफल हो जाते हैं। वर्तमान समय में भारत में 95% बीटी कॉटन किस्म के कपास के पौधे ही उपजाए जा रहे हैं। आधुनिक खेती में जीएम तकनीक का सर्वप्रथम प्रयोग टमाटर पर किया गया था। वर्ष 1994 में अमेरिका में जीएम टमाटर की बिक्री व्यावसायिक तौर पर शुरू हुई। वर्तमान समय में फसल उत्पादन में जीएम तकनीक का सर्वाधिक प्रयोग उत्तरी अमेरिका में होता है। 7 यूरोपीय देशों में भी कृषि क्षेत्रों में इस तकनीक को स्वीकृति दे दी गई है। भारत में जीएम फसलों के जमीनी परीक्षण पर शुरू से ही विवाद रहे हैं। राजस्थान में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में राज्य स्तरीय पर्यावरण कमेटी की स्वीकृति के बिना ही सरसों के जीएम ट्रायल शुरू तो किए गए, मगर किसान संगठन एवं कई एनजीओ द्वारा काफ़ी विरोध जताने पर ट्रायल पर रोक लगाकर फसलें नष्ट की कर दी गईं। विपक्षी पार्टी भाजपा पहले से ही इसके विरोध में खड़ी थी। वर्ष 2014 में सत्ता में आने के बाद भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृति मिले बिना राजस्थान में जीएम फसल के परीक्षणों को अनुमति नहीं दी जाएगी। राजस्थान के वर्तमान कृषि मंत्री के शब्दों में जीएम फसल भारतीय जलवायु के प्रतिकूल है। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश को जीएम
फ्री स्टेट घोषित किया गया है और राजस्थान सरकार भी चाहती है कि उसके राज्य को जीएम फ्री स्टेट घोषित किया जाए। यद्यपि आज अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, कनाडा, चीन सहित विश्व के 28 देशों में जीएम फसलें उगाई जा रही हैं। भारत में भी इस तकनीक द्वारा कपास उगाने की अनुमति है, तथापि विश्व की 77% जीएम फसलों की खेती सिर्फ अमेरिका, ब्राज़ील और अर्जेंटीना में की जाती है। जीएम फसलों के उत्पादन में अमेरिका नंबर 1 पर है, किंतु जीएम तकनीक का वैश्विक स्तर पर अत्यधिक प्रचार प्रसार होने के पश्चात अब तक अमेरिका व ब्राज़ील के कृषकों द्वारा ही इसका व्यापक स्तर पर प्रयोग किया जा रहा है। जीएम तकनीक के समर्थकों का मानना है कि विश्व की बढ़ती जनसंख्या की खाद्य आपूर्ति हेतु वनों की घास वाली भूमियों पर खेती की जानी समय की मांग है, पर इससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। यदि परंपरागत कृषि के स्थान पर जीएम फसलें उगाई जाएं तो पैदावार दोगुनी हो जाएगी और जैव विविधता एवं पारिस्थितिकी संतुलन पर भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस तकनीक के पक्षधरों के अनुसार परंपरागत फसलों में कीट पतंगों द्वारा फसलों की काफ़ी मात्रा बर्बाद हो जाती है, जबकि जीएम फसलों में कीट पतंगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता मौजूद रहती है। पाई पैराचेंज परंपरागत फसलों में वायरस, बैक्टीरिया एवं फंगी के प्रकोप की काफ़ी संभावना होती है, जबकि जीएम फसलें इनके द्वारा उत्पन्न रोगों से स्वयं को बचा लेती हैं। जीएम समर्थक कहते हैं कि इस नई तकनीक में रसायनों के प्रयोग के बारे में लोगों की धारणा नकारात्मक है, जबकि वास्तविकता यह है कि पूरे विश्व में जीएम कपास व जीएम मक्के की खेती में परंपरागत फसलों की तुलना में कीटनाशकों का प्रयोग काफ़ी कम होता है। जीएम फसलों द्वारा पैदावार बढ़ने से बड़े उद्योगपतियों सहित कृषक वर्ग भी फायदे में रहता है, क्योंकि उसे कम लागत में अधिक पैदावार का लाभ मिल जाता है। ऑस्ट्रेलिया में जीएम तकनीक द्वारा गेहूं की पैदावार पहले से काफ़ी अधिक हो गई है, जिससे वहां के लोगों को अपेक्षाकृत सस्ते मूल्य पर गेहूं प्राप्त हो रहा है। निश्चय ही जीएम फसलों की खेती से कृषि उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, किंतु इस तकनीक से होने वाली हानियों की अनदेखी भी नहीं की जा सकती। जीएम फसलों के विरोधी इन्हें किसानों व पर्यावरण के विरुद्ध मानते हैं। इनका कहना है कि जीन प्रवर्धित फसलों से मिट्टी विषैली होती है, भूजल स्तर गिरता है, साथ ही साथ रासायनिक कीटनाशकों व खादों के अधिक प्रयोग होने से कृषकों पर आर्थिक बोझ भी बढ़ जाता है। जीएम फसलों के कारण विदेशी बीज निर्माता कंपनियों को काफ़ी फायदा होता है। वर्तमान समय में देश में उगाए जाने वाले कपास के 90% से भी अधिक बीज अमेरिकी कंपनी मोनसेंटो से खरीदे जा रहे हैं, जिससे राजस्व का ह्रास होता है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च नागपुर के अनुसार वर्ष 2004 से 2011 के मध्य बीटी कॉटन के उत्पादन में विशेष वृद्धि नहीं देखी गई। अमेरिका का कृषि विभाग कहता है कि जीएम मक्का एवं जीएम सोयाबीन की पैदावार परंपरागत फसल की तुलना में कम होती है। ब्राज़ील, अर्जेंटीना आदि देशों में जीएम फसलों की खेती में कीटनाशकों का प्रयोग दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। वहीं अमेरिका और कनाडा में कीटनाशक प्रभावहीन होते जा रहे हैं।
USDA के अनुमान के अनुसार वर्ष 2013 में विश्व भर में इतना खाद्यान्न उत्पादन हुआ कि उससे 13 अरब लोगों के लिए खाद्य आपूर्ति की जा सकती है। इस बात से यह स्पष्ट हो जाता है कि आज भी विश्व में अन्न संकट की स्थिति नहीं है। आवश्यकता है सिर्फ संपूर्ण व्यवस्था में सुधार लाने की। खाद्यान्न वितरण को ठीक कर भारत एवं अन्य ऐसे ही देशों से भूखमरी दूर की जा सकती है। स्टॉप।